बंगाल पे अपनी हुकूमत इंग्लिश कंपनी ने 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई के बाद कायम करी। यहाँ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज के सेनापति का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाना और फिर प्लासी प्लंडर के बाद मिर्ज़ जाफ़र का नवाब बनना, ये कहानी हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर ही चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बक्सर की लड़ाई के बारे में, जो हुई थी 1764 में। प्लासी की तरह ये लड़ाई एक तरफा नहीं थी। यहाँ पे एक तरफ थे मिर काजिम शुजाउद्दौला और शाह आलम II जो थे मुग़ल एम्परर, तो दूसरी तरफ थे हेक्टर मुनरो जो कंपनी की आर्मी को कमांड कर रहे थे। बक्सर की बैटलफील्ड पे ये सारी आर्मी आमने सामने क्यों आई, इसे जानने के लिए हम फटाफट अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मिर जाफ़र, जिन्हें क्लाइव ने बंगाल का नवाब बनाया था, प्लासी के बाद कंपनी की बढ़ती इंटरफेरेंस की वजह से परेशान थे। 1757 से पहले इंग्लैंड से बुलन को इंपोर्ट करके कंपनी अपना ट्रेड फाइनेंस किया करती थी, लेकिन अब अंग्रेज़ उल्टा इंडिया से सिल्वर एक्सपोर्ट करने लगे थे। इसके अलावा दस्तख्त का मिसयूज़ तो एक पुराना इशू रहा ही है। कंपनी की फाइनेंशियल डिमांड को पूरा शायद ही कोई कर पाता। जाफ़र भी नाकामयाब रहे, तो इन्होंने डच कंपनी के साथ चुपचाप से एक डील साइन की। उसमें इन्होंने डच कंपनी के साथ मिलकर डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से कैसे भी करके निकालना है। ये काम हुआ 1759 में, और फिर सेम ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच कंपनी को बैटल ऑफ पिदारा में हरा के इस प्लान पे पानी फेर दिया। अंग्रेज़ों को इस सीक्रेट अलायंस का पता चला तो उन्होंने मिर जाफ़र को बंगाल की गद्दी से हटाया और उनकी जगह लेके आए एक नए पपेट नवाब को, जिनका नाम था मिर काजिम। ये जाफ़र के सन इन लॉ थे। ये घटना हुई अक्टूबर 1760 में। काजिम जब नवाब बने तो उसी साल इन्होंने वेंसेटार्ट, जो कि नए गवर्नर थे कैलकाटा के, उनके साथ एक ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर बात करें तो बर्दवन, मिदनापुर और चित्तगोंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। काजिम ने कंपनी का जो पुराना हिसाब किताब था उसे भी माफ़ कर दिया, और साथ ही साथ उस वक्त एंग्लो फ्रेंच वॉर को सपोर्ट करने के लिए 5 लाख रुपए देने का प्रॉमिस भी किया। एज ए नवाब अगर हम काजिम की बात करें तो इन्होंने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी कि बिहार शिफ्ट किया, ताकि कैलकाटा से थोड़ी और दूरी बढ़ जाए। मिर काजिम और ईस्ट इंडिया कंपनी में टेंशन कैसे बढ़ी, आइए देखते हैं। जब कंपनी का प्राइवेट ट्रेड की वजह से बंगाल के खजाने को घाटा हुआ तो काजिम ने बंगाल में सारी कस्टम ड्यूटीज़ ख़त्म करने का फैसला किया, यानी कि यूरोपियन और इंडियन ट्रेडर्स को सेम फुटिंग पर रखने की कोशिश। कंपनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो काजिम को एक पपेट की तरह ही रखना चाहते थे। काजिम ने राम नारायण, जो कि बिहार के डिप्टी गवर्नर थे, उनको आदेश दिया कि वो बिहार के हिसाब किताब के डॉक्यूमेंट्स लेके उनके सामने प्रस्तुत हों, लेकिन इन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि इनको सपोर्ट था पटना में मौजूद अंग्रेज़ अफसरों का। ये बात काजिम के गले से नीचे नहीं उतरी। 1763 में बंगाल के नवाब मिर काजिम ने डिसाइड किया कि अब वो कंपनी की गुलामी नहीं करेंगे और अब अंग्रेज़ों की फ़ौज को वो फेस करेंगे बैटलफील्ड में। कहानी को कंटिन्यू रखेंगे तो देखिए, मिर काजिम एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो थे, लेकिन मिलिट्री के मैटर्स में ये उतने अच्छे जानकार नहीं थे। एलिस नाम के एक अफसर जो पटना फैक्ट्री के इंचार्ज थे, उन्होंने पटना शहर पर कब्जा करने का प्लान बनाया और नवाब की आर्मीज़ को शहर छोड़ना पड़ा। इसके बाद नवाब की आर्मीज़ को कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूती और मुंगेर के में भी हार का सामना करना पड़ा। काजिम को लगातार मिली इन डिफीट्स की वजह से अपने राज्य की सीमा के बाहर शरण लेनी पड़ी और ये भागे अवध की तरफ। मिर काजिम का प्लान था कि एक ट्रिपल अलायंस फॉर्म करने का, जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम II का बराबर का योगदान होना था। मुग़ल बादशाह का दिल्ली से दूर ईस्टर्न प्रोविंस में होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। 1758 में दिल्ली कोर्ट में चल रही थी राजनीति, तो उस राजनीति से बचने के लिए ये पूर्व की ओर भागे। इनका प्लान था एक इंडिपेंडेंट किंगडम की स्थापना करना, लेकिन दिसंबर 1759 में जब इन्हें अपने फादर की डेथ का मालूम चला तो इन्होंने अपने आप को मुग़ल एम्परर घोषित किया और साथ में अपना वजीर यानी कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया शुजा-उद-दौला को, जो थे अवध के नवाब। वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो अब हम बात करने वाले हैं बक्सर की लड़ाई की। शाह आलम की आर्मी भारी बरसात के बीच में पटना पर चढ़ाई करती है, लेकिन उसे कैप्चर करने में नाकामयाब रही। आलम की आर्मी में पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री के कमांडर थे जीन बैप्टिस्ट, जो कि एक फ्रेंच थे। अब ये आर्मी ईस्ट की तरफ बढ़ी। इस आर्मी को रास्ते में काजिम और शुजा की फौज ने ज्वाइन किया। अब इस आर्मी का साइज हो गया था 50,000। बंगाल अवध के बॉर्डर पे बक्सर का एक किला था, इसके पास ही गंगा नदी थी और लेफ्ट साइड में एक नहर थी यानी कि कैनाल। आर्मी के सुप्रीम कमांडर शाह आलम ने डिसाइड किया कि अब हम इसी जगह पे मानसून के ख़त्म होने का वेट करेंगे। ये विशाल सेना की खबर जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंची तो वहां पे तुरंत ही मेजर हेक्टर मुनरो ने तैयारी शुरू कर दी। लगभग 17,000 की फौज लेके मुनरो 9 अक्टूबर को बांकीपुर से बक्सर की ओर निकल पड़े। 22 अक्टूबर को ये बक्सर पहुंचे।
मुनरो जब बक्सर पहुंचे तो जो फ्रेंच कमांडर थे शाह आलम की आर्मी के, जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट, उन्होंने मुनरो की आर्मी को देख के बादशाह से रिक्वेस्ट करी कि अभी ये लोग अपना सामान ही अनलोड कर रहे हैं तो इसी वक्त इन्हें अटैक कर देते हैं। लेकिन बादशाह ने इसे अस्वीकार कर दिया। कारण क्या था? बादशाह ने ये टाइम का यूज करा अपने कैंप के जो फॉलोअर्स थे या जो ट्रेजर था उसको फैजाबाद भेजने में। ये एक डिफेंसिव मूव था और इसकी वजह से जो बक्सर की लड़ाई थी इसमें इन्हें काफी नुकसान हुआ। आगे देखेंगे। ब्रिटिश आर्मी की फॉर्मेशन को देखने के बाद जब एम्परर को आभास हुआ कि इनकी संख्या तो काफी कम है, आदेश दिया गया अटैक का। सबसे पहले घुड़सवार यानी कि कैवलरी को आगे भेजा गया। अब देखिए जो कंबाइंड आर्मी थी वो अच्छी डिफेंसिव पोजीशन में थी, लेकिन उस पोजीशन को छोड़ के इन्होंने अपनी कैवलरी को आगे भेजा और साथ ही साथ अपनी आर्टिलरी को आदेश दिया कि वो कैवलरी को सपोर्ट करें। इंडियन कैनन साइज में ब्रिटिश कैनन से बड़ी और भारी होती थी, यानी कि ये गोले भी बड़े दाग सकती थी, लेकिन इसके नुकसान भी थे। ये कैनन्स थोड़ी स्लो थी और इन्हें मूव करना भी इम्पॉसिबल था। एट द सेम टाइम जो ब्रिटिश कैनन थी वो थोड़ी सी हल्की होती थी और मोबाइल होती थी, तो उनको कहीं भी सुविधा के अनुसार मूव किया जा सकता था बैटलफील्ड में। बादशाह की आर्मी में जो नागा कैवलरी थी उन्होंने बड़ी तेज गति से चार्ज किया, लेकिन बीच में एक दलदल होने के कारण ये थोड़ा सा स्लो हुई। लेकिन फिर भी समहाउ ये ब्रिटिश पोजीशन के पीछे पहुंची और मुनरो के रिजर्व्स को इन्होंने अटैक किया। मुनरो की आर्मी के बैक साइड में जो कैंप थे इन्होंने उन कैंप्स को कैप्चर कर लिया, लेकिन ये घुड़सवार यहाँ पे लूटपाट में लग गए और बैटलफील्ड से थोड़ा दूर चले गए। एट द सेम टाइम मुनरो की आर्मी दुश्मनों की तोप से बरस रहे गोलों का भी सामना कर रही थी। यहाँ पे मुनरो को लगा कि शायद हम ये लड़ाई हार जाएंगे, तो उसने वहाँ से यानी कि रिट्रीट करने का फैसला लिया। मुनरो अपनी फौज को रिऑर्गेनाइज कर ही रहे थे और वहाँ से रिट्रीट करने की तैयारी ही कर रहे थे, तभी उनका दिमाग गया बादशाह की कैवलरी की तरफ जो पीछे की साइड बिजी है लूटपाट में। तो मुनरो ने कहा चलो एक बार फाइनल पुश करके देखते हैं। तो इन्होंने अपनी आर्मी को रिऑर्गेनाइज करके शाह आलम की लेफ्ट फ्लैंक की तरफ एडवांस करा। इस कोऑर्डिनेटेड और डिसिप्लिन अटैक को फॉलो करने के लिए ब्रिटिश आर्मी कॉलम फॉर्मेशन में आगे बढ़ती है। तो बादशाह की आर्मी में कंफ्यूजन की स्थिति बनी। उनकी आर्मी ने रिट्रीट स्टार्ट कर दिया। केओस हुआ। ऊंट, हाथी, घोड़ों के साथ सैनिक भी तितर बितर होकर इधर उधर भागने लगे। शाह आलम खुद नहर के रास्ते भागने में कामयाब हुए, लेकिन जब वो उस नहर के रास्ते से रिट्रीट कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ही बहादुरी से ब्रिटिश सैनिकों का सामना किया और वो जो ब्रिज था वो सैनिकों की डेड बॉडीज से चोक हो गया था। कंपनी के राइफलमैन्स की वजह से मुनरो ने हार की तरफ बढ़ती हुई लड़ाई को जीत में परिवर्तित कर दिया और अंत हुआ बक्सर की लड़ाई का। लगभग 2000 सैनिक मारे गए बादशाह की आर्मी में और 850 का नुकसान हुआ मुनरो का। बादशाह के कैंप को लूटा गया। लगभग 130 कैनन्स मुनरो के हाथ लगी। मिर काजिम भागे पश्चिम की ओर। शुजाउद्दौला ने अपना सर झुकाया। मुगल बादशाह शाह आलम ने सरेंडर कर दिया। हिंदुस्तान की सरजमी पे कंपनी की असली एक्सपेंशन की हिस्ट्री में एक और सितारा जड़ा। अब इस लड़ाई के बाद क्या हुआ, चलिए थोड़ा उस पर बात करेंगे। बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अपने पुराने दोस्त मिर जाफर को दोबारा नवाब बनाया। जब पिछली बार कंपनी ने मिर जाफर को हटा के काजिम को गवर्नर बनाया था, नवाब बनाया था, तो उस वक्त मिर जाफर को 1500 रुपए की पेंशन के साथ कंपनी ने विदा करा था और आज उन्हीं मिर जाफर को वापस बुला के कंपनी ने दोबारा से नवाब बनाया। जाफर की मौत के बाद उनके बेटे नजीबुद्दौला को गद्दी पे बिठाया गया। वो एक माइनर थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा कंट्रोल था नायब सूबेदार का, जिसे अपॉइंट कंपनी करती थी अपनी इच्छा के अनुसार। बक्सर की लड़ाई के बाद जो ट्रीटी साइन हुई उसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या था? देखिए, बक्सर में हुई जीत के बाद कंपनी ने ट्रीटी साइन करी 1665 में। ये 2 सेपरेट ट्रीटीज थी। पहली थी मुगल एम्परर के साथ, जिसके तहत एम्परर को इलाहाबाद में हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी कंपनी ने हथिया ली। अब नंबर आया शुजाउद्दौला का, तो इनसे कंपनी ने इलाहाबाद और कारा छीन लिया, क्योंकि इलाहाबाद में ही तो मुगल एम्परर को हाउस अरेस्ट करना था। साथ में शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए भरपाई के रूप में भी कंपनी ने वसूल लिए। इसके अलावा बलवंत सिंह, जो कि बनारस के जमींदार थे, उनको भी उनकी जमींदारी लौटाने का कंपनी ने आदेश दिया। बलवंत सिंह ने बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। अब सवाल आता है कि कंपनी ने अवध को क्यों नहीं अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया जब वो लड़ाई जीती चुके थे। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जिन्होंने ट्रीटी साइन करी, वो चाहते थे अपने और मराठों के बीच में एक बफर स्टेट रखना। इस वजह से कंपनी ने अवध को उस वक्त अनेक्स नहीं किया। मिर काजिम से तो उनका राज्य छिन ही गया था, तो वो होमलेस हो गए और भारी गरीबी में 1777 में उनकी डेथ हो गई। कंपनी ने बक्सर के बाद एक नया सिस्टम इजाद किया जिसका नाम था डुअल गवर्नमेंट। ये सिस्टम चला 1765 से लेकर 1772 तक। इसमें दीवानी यानी कि रेवेन्यू के जो राइट्स थे वो मुगल एम्परर से लिए गए और निजामत यानी कि पुलिस के जो राइट्स थे वो बंगाल के सूबेदार से लिए गए। 2 डिप्टी दीवान कंपनी ने अपॉइंट किए, मोहम्मद रजा खान जो कि बंगाल के दीवान बनाए गए और उसके अलावा राजा सिताब रॉय जो कि बिहार के दीवान बनाए गए। निजामत के लिए कंपनी ने नवाब को तो कोई फंड्स दिए नहीं, इस वजह से ये सिस्टम बंगाल के लिए काफी नुकसानदायक रहा। कंपनी ने केवल एफर्ट्स लगाए बंगाल को लूटने में।
1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक सिस्टम को ख़त्म कर दिया। और इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लूँगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसके लिए लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।